नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएसपीसीएस मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपने परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, उसमें हिस्ट्री में यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसको हमने देखा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है? आज की जो क्लास होगी दोस्तों, इसमें हम पीवाईक्यूज को देखेंगे, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पे हम यहाँ पे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे उसका, पूरी वहाँ पे चर्चा की जाएगी। जो ये प्रश्न लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो 25 स्टेट्स के पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको यहाँ पे हमने लिया है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जहाँ कहीं भी ये एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो हम चलिए प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, ठीक है? ये जो पहला प्रश्न है, ये आपके सामने कि सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी, जो सिंधु सभ्यता थी, ये कब अस्तित्व में थी, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ये कब अस्तित्व में थी? ये प्रागैतिहासिक युग में, प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में, ऐतिहासिक युग में या फिर बाद का ऐतिहासिक युग? ये देखिए, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने जब हिस्ट्री को देखा था, हमने यहाँ पे जब हिस्ट्री को देखा था, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बाँटा था, ठीक है? हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बाँटा था। एक को हमने प्रागैतिहासिक काल बोला था। क्या बोला था? प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा था। दूसरे को हमने आद्य ऐतिहासिक काल कहा था। आद्य ऐतिहासिक काल कहा था और थर्ड जो था दोस्तों, वो ऐतिहासिक काल था। इसका जो हमने डिवीजन किया था, इसका जो हमने बंटवारा किया था, इसका बंटवारा जो है वो हमने लेखन के आधार पे किया था, ठीक है? कि किसके पास लेखन का ज्ञान है, किसके पास लेखन का ज्ञान है और किसने उसको जो है वो पढ़ा है। इन दोनों ही बेस को आधार बना करके यहाँ पे हमने इतिहास को 3 भागों में बाँटा था। जिसमें हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल में उनके पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो है लेखन का इनको ज्ञान ही नहीं है और ना ही इनकी कोई लिपि है, ठीक है? लिपि है और इस पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये हमने देख लिया था। आद्य ऐतिहासिक काल में कहा था, हाँ, और यहाँ पे हम किसको रख रहे थे? तो यहाँ पे हम स्टोन एज को रखे थे, ठीक है? यहाँ पे हमने पाषाण काल को रखा था प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब आती है आद्य ऐतिहासिक काल के बाद। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इनके पास रिटन एविडेंस है, ठीक है? इनके पास क्या है तो ध्यान रखिएगा, इनके पास जो है वो लिखित साक्ष्य हैं। इनके पास लिखित साक्ष्य तो है, ठीक है? लेकिन उस लिखित साक्ष्य को कोई अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है? इसके अंतर्गत हमने देखा था, यहाँ पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा था और वैदिक को रखा था, ठीक है? ये 2 चीजें जो हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनके पास क्या है? इनके पास जो रिटन है, इनका लिखित साक्ष्य है और वो लिपि कौन-सी है? तो वो भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है? पिक्टोग्राफी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो अगर इस तरीके से हम देखें, तो जो हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे, वो किसमें रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे, प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत तो नहीं रखेंगे, ठीक है? उसको हम प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखेंगे, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ऐतिहासिक युग मतलब इनको लिखित ज्ञान है, ठीक है? इनको लिखने का ज्ञान है और इसको इन्होंने पढ़ा भी है, ठीक है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, तो वो अर्ली जो अर्ली हिस्टोरिकल फेज है उसमें है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका टाइमलाइन क्या था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये पूछ रहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो गैर आर्यन थी, ठीक है? क्यों? मतलब उनको और आर्यों के बीच में क्या था, ठीक है? यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी, यह नर्मदा घाटी तक फैली हुई थी, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज उस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। ये यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सभी को पता है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये आर्यों से किस तरीके से भिन्न थी। तो उनका भिन्नता क्या था? पहली चीज तो ये शहरी थी। शहरी मतलब कि ये नगरी, भारत की ये पहली नगरी सभ्यता थी, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये पहली जो है वो नगरी सभ्यता थी दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्यों?
क्यों? क्योंकि इसके पास क्या था, ये शहरी थी और हमने फटाफट इसको देखा कि इनके पास क्या है, इनको लिखने का ज्ञान था, ठीक है? इनके पास लेखन कला थी, ठीक है? लिखने का ज्ञान था। इनकी लिपि भी थी, ठीक है? इनकी लिपि हमने देखा भाव चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इनके जो लिखने का ज्ञान है उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है? कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर प्रश्न उठता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ध्यान रखिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, इनके पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। कैसे मिलती है? इनके जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है? इनके पुरातात्विक स्रोतों से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे इनकी मोहरें हो गई, सबसे ज़्यादा दोस्तों इनकी मोहरें हो गई, ठीक है? इनकी मोहरें हो गई, इनके जो भी बर्तन हो गए, मृदभांड हो गए, ठीक है? पाट, मनके, ठीक है? और वहाँ से हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कृषि का साक्ष्य मिला है, ठीक है? इनके नगरों का हमें क्या साक्ष्य मिला है, इन सभी चीज़ों के बारे में ही जो है, इन सभी चीज़ों को आधार बना करके ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि मानव जो समाज है, मानव समाज अद्वितीय है, मानव समाज जो है वो अद्वितीय है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है? मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे, विज्ञान पे। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो मानव समाज है वो अद्वितीय है क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे जो ये डिपेंड करता है वो इसकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे। क्योंकि देखिए कोई भी समाज है, वो समाज ग्रामीण है या नगरीय है, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका आधार क्या होता है? उसकी इकोनॉमी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जैसे ही देखेंगे, जैसे ही अर्थव्यवस्था, जैसे कृषि, ठीक है? अब कृषि हो गया, अब ये क्या हो गया? ये अर्थव्यवस्था का आधार हो गया। कृषि का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, कृषि का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब इनके पास जो भी चीज़ें होंगी वो सरप्लस में होंगी, ठीक है? ये अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? इनका व्यापार स्टार्ट करेंगे। जब व्यापार इनका स्टार्ट हो जाएगा तो उसी तरीके से इनके नगरों की बसावट प्रारंभ होगी, ठीक है? इनके नगरों की बसावट होगी। वहाँ से ही इनकी जो भी संस्कृति है, जो भी इनकी संस्कृति है, इन सभी चीज़ों का विकास वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। कहाँ से? किसी की अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति है, जैसे-जैसे उसके पास पैसे आने लगते हैं, वैसे-वैसे उसकी ख्वाहिशें बढ़ने जाती हैं, वैसे-वैसे चीज़ें बढ़ने लगती हैं। वो अपने रहन-सहन, खान-पान, शौक, पसंद-नापसंद सभी चीज़ों में परिवर्तन करने लगता है। किसको? तो जैसे उसकी अर्थव्यवस्था होगी, जैसा उसका इकोनॉमी होगा, जैसे उसके पास चीज़ें होंगी, इसका डिपेंड करता है उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसी के ऊपर। जैसे-जैसे वैसा चीज़ इसमें धर्म हो गया, विश्वास हो गया, विज्ञान हो गया, सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से कौन संबंधित है? सुमेरियन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1990 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता से कौन सी सभ्यता जो है वो संबंधित है, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, ठीक है? मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, ठीक है? इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन थी। लेकिन इन सभी सभ्यताओं में जो सबसे डेवलप सभ्यता थी, जो सबसे विकसित सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? और जब हम मेसोपोटामिया के, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ के जो मोहरे हैं, ये हमें भारत में देखने को मिलते हैं और हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये मेसोपोटामिया के लोगों से अपना व्यापार करते थे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी वहाँ के जो बर्तन हो गए, वहाँ की मोहरें हो गई, वो यहाँ पे देखने को मिलती है और इनकी वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके लिए मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं, इनके अभिलेखों में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? ध्यान रखिएगा, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये मेलुहा शब्द किसकी तरफ संकेत करता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए संकेत करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो संबंधित थी किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसके अलावा भी मेसोपोटामिया के जो भी अभिलेख हैं, वहां पे हमें दोस्तों दिलमुन, ठीक है? दिलमुन, दिलमुन जो था, जो इनसे मीडिएटर का रोल निभाता था, इसका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सभी चीज़ें जो हमें मिलती हैं, वो मेसोपोटामिया के अभिलेख से मिलती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको हम आर्य सभ्यता से पहले रखते हैं। देखिए जो आर्य सभ्यता थी, ये कैसी थी? ये पता होगा आप लोग को, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, ये कैसी थी? ये ग्रामीण, इनकी जो सभ्यता थी दोस्तों, इनका ग्रामीण समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये नगरीकरण था। ठीक है? ये नगरीय सभ्यता थी।
ये नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और कह रहा है इसको आर्यों के पहले रखने का क्या कारण था? उनकी लिपि, उनका नगर नियोजन, उनका ताम्र, उनके मिट्टी के बर्तन। ठीक है? तो इसका हम सही जवाब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? उनकी पॉटरीज़, कि मिट्टी के जो बर्तन हैं, इसी वजह से जो है हम आर्य से पहले किसको रखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन बनाए जाते थे, जो इनके मृदभांड बनते थे, ये जो बर्तन हम देखेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों जो बर्तन बनते थे, जो इनके मृदभांड होते थे, ठीक है? जो इनके दोस्तों मृदभांड होते थे, वो लाल व काले रंग का, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लाल व काले रंग के दोस्तों इस पे रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? रंगों का प्रयोग किया गया है और ये बर्तन जो है वो चाकों पे बनाते थे। किस पे बनाते थे दोस्तों? ये चाकों पे अपना बर्तन जो है वो बनाते थे और उसको जो है ये क्या करते थे, जब उसको पकाते थे तो वो हल्का गेरुआ रंग का हो जाता था और उसपे जो है काले कलर से उसपे जो है चित्रकारी वगैरह करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। वहीं अगर हम आर्य लोगों का देखें, ठीक है? वहीं हम अगर आर्य के बर्तन को देखेंगे, ये जो बर्तन थे दोस्तों, वो धूसर मृदभांड थे, ठीक है? उनको धूसर मृदभांड कहा गया है, ठीक है? उनको जो है वो धूसर मृदभांड कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? लिपि को हमने देख लिया, लिपि इनकी भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, ठीक है? इनका नगर नियोजन, ठीक है? नगर नियोजन के बारे में हमने जो हमारी थ्योरी क्लास चली थी, थ्योरी क्लास में हमने यहाँ पे डिटेल किया था, जो इनका नगर नियोजन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, इनका जो नगर था दोस्तों, नगर इनका जो था वो 2 भागों में बटा होता था। कैसे? 2 भागों में बटा होता था। एक को जो है वो पूर्वी नगर कहा जाता था, ठीक है? एक को जो है वो पूर्वी नगर कहा जाता था और दूसरे को पश्चिमी दुर्ग कहा जाता था, ठीक है? पश्चिमी दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पे जो पश्चिमी दुर्ग था दोस्तों, ये शायद उस समाज का जो शासक वर्ग था या जो धनी व्यक्ति होता था, वो यहाँ पे निवास करता था और ये अलग-अलग जो है वो 4 दीवारी से घिरे होते थे, ठीक है? रक्षा प्राचीर इनकी बनी होती थी। 4 दीवारी से दोस्तों ये घिरे होते थे, ठीक है? और यहाँ पे जो नगर पूर्वी नगर था दोस्तों, यहाँ पे शायद जो आम जनता होती थी, काफ़ी ये बड़ा होता था, वो वहाँ पे निवास करती होगी क्योंकि जो पश्चिमी दुर्ग था, ये हमें चबूतरे पे इनके घर मिले हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता जो है, ये पकी ईंटों का प्रयोग किया है इन्होंने। कैसी? ध्यान रखिएगा, ये जो है पकी ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा इनकी जो ढकी हुई नालियाँ होती थी, ये ढकी नालियों का ये प्रयोग करते थे। इनका जो है इन्होंने जो है वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा किया है, वाटर मैनेजमेंट किया है। ये सारी विशेषता जो थी दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है? और जैसे-जैसे क्वेश्चन्स आते जाएँगे वैसे-वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिवीजन करते जाएँगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ठीक है? सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी दोस्तों वो जो है वो वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएँ थी, इसमें चित्रात्मक लिपि थी, इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी किन कारणों की वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी? क्या कारण था जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग समझा जाता था? ठीक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही जवाब होगा 6 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग को पढ़ा आपने अगर थ्योरी क्लास देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता थी। बिल्कुल, एक रीज़न तो हमें मिला। दूसरा था कि इसकी जो लिपि थी, वो कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी। थर्ड है कि इनमें जो है लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान का अभाव था। जैसा कि जब हमने थ्योरी पढ़ा तो हमने वहाँ पे देखा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, उनको लोहे का ज्ञान नहीं, लोहे का जो है ज्ञान उनको दोस्तों नहीं था, ठीक है? उनको किसका-किसका ज्ञान था? तो उनको सोने का ज्ञान था, ठीक है? सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, ठीक है? सोने का था, चांदी का था, तांबे का था, कांसे का था। इन सभी चीज़ों का उनको ज्ञान था, परंतु दोस्तों उनको जो है लोहे का ज्ञान नहीं। लोहा जो आता है, उत्तर वैदिक काल में हमें लोहा देखने को मिलता है, ठीक है? तो लोहे का ज्ञान उनके पास नहीं था और हमें कोई भी ऐसे रक्षात्मक तीर या जिसे कहा जाता है जो युद्ध के हथियार वगैरह होते हैं, इसका हमें साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शंस हैं वो सभी क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे हमें कोई भी मंदिर नहीं मिले हैं, ठीक है? हमें कोई भी मंदिर नहीं मिला है, हमें गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इसका भी हमें कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम कैसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है? उनके रॉक एडिट से, उनके टेराकोटा सील में लेखन से, उनके पुरातात्विक उत्खनन से, उपरोक्त सभी से। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1994 और 96 दोनों ईयर में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा 7 नंबर का, अभी हमने अभी जस्ट इस पे डिस्कशन किया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनकी लिपि हमें मिली है, उनके पास लिखने का भी ज्ञान था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है दोस्तों, वो उनका जो भी आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हुआ है, उससे हमें मिलता है, पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। इसका जो सही जवाब होगा वो 30 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 30 का सही जवाब हो जाएगा। जिस हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। कब हुआ था हड़प्पा की खुदाई? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने, किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने जो है, वो सबसे पहले जो है, इसका उत्खनन किया था। खनन किया था, ठीक है? और इसी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर का जो है खोज किया गया था, इसका हड़प्पा का, ठीक है? ये हड़प्पा कहाँ पे है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है, ठीक है? पाकिस्तान में कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है? ये पाकिस्तान के दोस्तों पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में भी कहाँ पे? ये मांट गोमरी जिले में है, ठीक है? कहाँ पे दोस्तों? ये मांट गोमरी जिले में ये स्थल अवस्थित है, ठीक है? मांट गोमरी जिले में है। की खुदाई हमने देखा किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किस नदी के तट पे है? तो ये रावी नदी के बाएं तट पे है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, रावी नदी के जो है ये बाएं तट पे ये अवस्थित था। हड़प्पा, और सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, इसी के नाम पे इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इससे हमें जो भी जानकारी मिलती है, इनके पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है। पुरातात्विक उत्खनन में सभी चीजें आ जाते हैं, कि मुहरें आ जाती हैं, ठीक है? इनकी मुहरें आ जाती हैं। मुहरे के अलावा जो भी ये वस्तुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है? जो भी ये वस्तुओं का प्रयोग करते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, जो हमें इनका साक्ष्य मिला है, उसी से हम इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति पे हमें प्रकाश कैसे मिलता है? उनके शिलालेख से, उनके पुरातात्विक उत्खनन से, बर्तनों पर हस्तलिखित मोहरों से, धार्मिक पुस्तकों से। ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1993 में पूछा है। सेम ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सही ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका अगर हम सही जवाब देखें, तो वही हो जाएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? जो भी इनके पुरातात्विक उत्खनन है, इससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है? उनके जो भी मृदभांड हो गए, ठीक है? जो भी उनके बर्तने हो गए, जो इनकी मोहरे हो गए, उसमें सभी चीजें आती हैं, ठीक है? जो भी वो चीजों का प्रयोग करते थे, जिनके प्रमाण हमें मिले, चाहे वो कोई खाने-पीने की चीज हो, पहनने-ओढ़ने की चीज हो, चाहे वो उनके रहने की चीजें हो, जो भी हमें साक्ष्य मिला है, उससे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर सेम रिपीटेड क्वेश्चन, तो टाइम अपना बर्बाद ना करते हुए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। जहां पे जिस क्वेश्चन में लगेगा कि बहुत ज्यादा वहां पे डिस्कस करने की जरूरत है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे उन चीजों। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत निम्नलिखित की खोज है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं, उनके बारे में जो उनका हमें जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती है? उनके मुहरों से मिलती है, उनके बर्तन, आभूषण, हथियार, औजारों से मिलती है, मंदिर से मिलती है, लिपियों से मिलती है। तो 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उनके उनकी उनके बारे में जानने का जो प्रमुख स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत है जिसको हमने देख लिया, और ये हमें पूछ रहा है कि और उसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए, इसका सही जवाब होगा। मुहरे, जो इनकी सील्स है दोस्तों, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मंदिरों का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है, लिपियों को हमें कोई जानकारी ही नहीं है। इनके बर्तन, आभूषण तो मिले, लेकिन इनके कोई हथियार वगैरह नहीं मिले, औजार वगैरह नहीं मिले हैं, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो मोहरे। ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे है दोस्तों, ये इनकी कलात्मक, कहा जाता है ना कि एकदम उत्कृष्ट कलाकृति है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे जो है दोस्तों, ये इनकी उत्कृष्ट कलाकृति है। ध्यान रखिएगा, ये उत्कृष्ट कलाकृति इसको कहा जाता है। और जो हमें सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, हमें दोस्तों जो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है? मोहनजोदड़ो से। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मोहरें हैं, इस मोहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इन मोहरों पे दोस्तों चित्रकारी बहुत सारी हुई है, ठीक है? इस पे चित्रकारी हमें देखने की मिलती है। चित्रकारी कैसे? इस पे जानवरों का चित्र है, ठीक है? अब जानवरों का कौन-कौन सा चित्र है? तो जैसे हमें देखते हैं यहाँ पे, हमें हाथी हो गया, ठीक है? हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, हिरण हो गया, ठीक है? इन सभी जानवरों की हमें जो है इसमें मिलती है। इसके अलावा हमको यहाँ पे मनुष्यों का मिला है, ठीक है? मनुष्यों की भी इस पे जो हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि बहुत सारे वस्तुओं का इन्होंने इस पे जो है चित्रकारी किया है, ठीक है? वस्तुओं का, जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पे हमें जो है नाव का चित्र मिलता है, ठीक है? नाव का, सूती कपड़े का, ठीक है? सूती कपड़े का। इन सभी चीज़ों का जो चित्रकारी किया है इन्होंने अपने मोहरों पे किया है। तो इस वजह से मुहावरे जो है वो हमें व्यापक जानकारी देती हैं, और मुहावरे जो है बहुत मात्रा में हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में 1853 में इसकी जो 2 मुहरें थी, 2 मुहरें, ये किसको मिली थी दोस्तों? ये 2 मुहरें मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको मिली थी? अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों, इनकी 2 मुहरें मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन ये महोदय को इसका महत्व समझ में नहीं आया था। ये उसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन आता है? इनके बाद जो आते हैं
का नाम है दोस्तों जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इस चीज़ों को समझते हैं और इन्हीं के निर्देशन में जो दयाराम साहनी है, ठीक है दोस्तों? जो दयाराम साहनी है और जो आर.डी. बनर्जी हैं, ठीक है? जो आर.डी. बनर्जी हैं, इन्हीं के सहयोग से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ करते हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर जो सबसे पहले अस्तित्व में आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने थ्योरी क्लास में भी चीज़ों को यहाँ पे देखा था। इसके अलावा थोड़ा-सा देखिए चित्रकारी, यहाँ पे इनमें कुछ जो है एक श्रृंगी देवता का भी हमें जो पशुपतिनाथ देवता की एक सील मिली है। किसकी मिली है दोस्तों ध्यान रखिएगा? पशुपतिनाथ, किसकी? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ शायद ये जो भगवान शिव की प्रतिमा रही होगी, इसका अंकन मिलता है। सबसे ज़्यादा हमको एक श्रृंगी बैल, ध्यान रखिएगा किसका? एक श्रृंगी बैल का हमें अंकन कहाँ पे देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहरे हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, हमने आपको बताया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में जो है चांदी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की पाषाण संस्कृति से, वैदिक ग्रंथ से, चांदी के पंच चिन्हित सिक्के से। ये आईएएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? कि भारत में जो चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है? इसका जो सही जवाब होगा वो यही हो जाएगा हड़प्पन संस्कृति से। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो चांदी के साक्ष्य मिलते हैं, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दोनों ही जगहों से हमें जो है चांदी के व्यापक साक्ष्य मिलते हैं कि इनके चांदी के बारे में इनको अच्छे तरीके से ज्ञान था, ठीक है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले लोगों को, ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राजस्थान में जावन और अजमेर खान है। अब बात ये आता है कि ये चांदी प्राप्त कहाँ से करते थे? ये चांदी का तो आयात करते थे, ठीक है? ये चांदी का क्या करते थे? चांदी का आयात करते थे। कहाँ से करते थे? ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में दोस्तों जो जावन और अजमेर की खान है, ठीक है? कहाँ पे? जावन और जो अजमेर की खान है, जावन और जो अजमेर की खान है दोस्तों, यहाँ से ये चांदी को प्राप्त करते थे, ठीक है? इसके पहले भी हमने देखा था कि जो हमें चांदी का साक्ष्य मिला है, सबसे पहला साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? वो हरियाणा का, हरियाणा में कहाँ से? कुणाल से। हरियाणा का ये जो कुणाल जो नवपाषाणकालीन स्थल था दोस्तों कुणाल, यहाँ से हमें चांदी की जानकारी मिलती है, ठीक है? यहाँ से हमें चांदी का साक्ष्य मिलता है और चांदी के साक्ष्य में भी क्या मिलता है? यहाँ पे दोस्तों चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ध्यान रखिएगा क्या मिले हैं? यहाँ से चांदी के हमें 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के जो 2 मुकुट हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा में स्थल है कुणाल, वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वासियों को भी चांदी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा के बर्तनों में आम तौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता था? इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके जो बर्तन होते थे वो किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल, नीला, ग्रे, पीला, नीला। ये 14th बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? देखिए दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे, जो बर्तन थे, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि इनके जो बर्तन होते थे दोस्तों, ठीक है? ये जो हड़प्पा वासी थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो हड़प्पा के लोग थे, ये जो अपने बर्तन बनाते थे, ये अपने जो बर्तन बनाते थे, ये बर्तन चाक पे बनाते थे, ठीक? चाक पे बर्तन बनाते थे और ये हस्तचालित चाक था। हस्तचालित चाकों पे दोस्तों ये अपना बर्तन बनाते थे और जो इनके बर्तन होते थे, ये 2 तरीके के बर्तन बनाते थे। एक ये डिज़ाइन वाले बर्तन बनाते थे, ठीक है? एक तो इनके बर्तन पे क्या होता था डिज़ाइन हमें देखने को मिलता था और एक जो बर्तन था दोस्तों उस पे जो है वो डिज़ाइन नहीं था। एक पे जो है वो डिज़ाइन होता था, दूसरे पे डिज़ाइन जो है हमें नहीं प्राप्त होता था। जिस पे हमें डिज़ाइन मिलता था, उस पे ये रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये बर्तन जैसे जो बनाते थे, तो वो बर्तन में क्या करते थे कि जो डिज़ाइन वाले बर्तन बनाते थे मतलब यहाँ पे इनको चित्रकारी हमें देखने को मिलती थी, ठीक है? चित्रकारी हमें देखने को मिलती थी और ये जो बर्तनों का निर्माण करते थे, इसकी सामग्री क्या होती थी? ध्यान रखिएगा, इसकी जो सामग्री होती थी, सामग्री ये मिट्टी में बालू को मिला करके, ठीक है? बालू मिला करके बर्तनों का निर्माण करते थे और उसको ये आग में पकाते थे, ठीक है? आग में दोस्तों इसको पकाते थे, पकाने के बाद से वो बर्तन जो होता था, वो थोड़ा-सा लाल रंग का हो जाता था, हल्का लाल रंग का हो जाता था और जो भी इनके बर्तन होते थे दोस्तों, जो भी इनके बर्तन होते थे बर्तनों में ये क्या करते थे कि उसका जो नीचे का जो पोर्शन होता था दोस्तों, उसके नीचे वाले जो पोर्शन होते थे, उसको ये काले रंग से चित्रकारी करते थे। किस रंग से? काले रंग से। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पहले ही बताया कि काले रंग की ये चित्रकारी करते थे। काले रंग की चित्रकारी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उसपे डिज़ाइन बनाते थे, किससे? काले रंग से। और ये जो ऊपर का होता था, इसको ये लाल रंग से रंगते थे। किससे? लाल रंग से इसमें रंगते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। हड़प्पा वासियों के बर्तन के बारे में। हम इनके बर्तनों मृदभांडों के ही आधार पे ही हमने डिस्कस किया कि इनके मृदभांडों के आधार पे ही हम इनको जो है वो वैदिक काल के पहले रखते हैं, ठीक है? वैदिक काल से पहले क्यों रखते हैं? वैदिक काल से पहले रखने का जो सबसे मुख्य कारण था वो था इनके बर्तन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जानी चाहिए? मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी चाहिए? पूर्व आर्यन, वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं, क्या हमें वहाँ पे मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। ठीक है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है? तो बहुत सारी जो मूर्ति मिली है वो मातृ देवी की मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, शायद वो मातृ प्रधान सभ्यता रही होगी। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। ठीक है? और इसके अलावा हम देखते हैं हमें जो है वो कांस्य की नर्तकी मिली है। ठीक है? कांस्य की जो है वो नर्तकी मिली है। ठीक है? और हमें क्या मिला है दोस्तों? तो हमने देखा हमें पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसको पुजारी या इसी को जो है योगी कहा जाता है। इसकी भी हमें प्रतिमा प्राप्त होती है, शायद कुछ धार्मिक उद्देश्य से इनकी पूर्ति होती है जो बनता होगा। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, हम जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, ठीक है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह संकेत करती है कि यहाँ पे कहीं न कहीं इनको मूर्ति पूजा के बारे में जानकारी थी, ये मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है दोस्तों? ये पूर्व आर्यन, ठीक है? आर्य आने से पहले, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 12 नंबर का, कि आर्य आने से पहले ही, क्योंकि हम आर्यों को क्या देखते हैं कि जब अभी पढ़ेंगे हम आर्य को, हम वहाँ पे देखेंगे कि जब आर्य आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब ये आर्य आते हैं, ये तो प्रकृति पूजक थे, ठीक है दोस्तों? ये प्रकृति पूजक थे दोस्तों, ये प्रकृति पूजक थे, ये प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह, आहुति वगैरह उसमें डालते थे, ठीक है? यहाँ पे अभी इनके पास कोई मूर्ति बनाने का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी मूर्ति कला का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। भारत में जो मूर्तियाँ प्रारंभ होती है वो कुषाण काल में, ध्यान रखिएगा, कुषाण काल में मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। बाद में जब गुप्त आएँगे, तो गुप्त जो है उसको बहुतायत में, बहुत बड़े पैमाने पे मूर्तियों का निर्माण होगा भारत में, मूर्ति की बनेंगे, मंदिर ही बनेंगे। लेकिन इसके पहले हमें कहाँ पे देखने को मिलता है मूर्ति पूजा? तो हमें हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्रण नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पर और उनकी जो टेराकोटा, टेराकोटा जो पकी हुई मिट्टी से जो चीजें उन पे बनी है, उसपे किस जानवर का, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका हमें चित्रण नहीं मिलता है? क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इस पे डिस्कस किया था, हमें बहुत सारे जानवरों का मिलता है, जैसे हमने देखा उसमें हाथी का मिलता है, गैंडे का मिलता है, बाघ का मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि हमें हिरण का भी मिलता है, और हमने देखा यहाँ पे हमें भैंस का भी अंकन देखने को मिलता है, ठीक है? भैंस का मिलता है, भेड़ का मिलता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों हमें किसका नहीं मिलता है? तो ध्यान रखना, हमें गाय का नहीं मिलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गाय का हमें अंकन नहीं मिलता है। सर्वाधिक किसका मिलता है? तो एक श्रृंगी बैल, जो हम देखेंगे एक श्रृंगी बैल का जो है अंकन सर्वाधिक देखने को मिलता है हड़प्पा समय की जो मोहरे हैं वहां पे, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें गाय का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो गाय के हमें जो है कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए हम कहते हैं कि गाय का हमें जानकारी नहीं। गाय की जानकारी क्या है? देखिए, अगर बैल आया तो गाय तो रही ही होगी, लेकिन ये है कि यहाँ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की, किसकी दोस्तों, हल की टेराकोटा पाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने सारा कुछ थ्योरी क्लास में देखा था, कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ पे हमें हल का, पकी हुई मिट्टी का जो हमें हल प्राप्त हुआ है, ठीक है? पकी हुई मिट्टी का हल, जो पकी हुई मिट्टी का जो हमें प्राप्त हुआ है, पकी हुई मिट्टी का दोस्तों जो हमें हल प्राप्त होता है, पकी हुई मिट्टी का जो हमें हल मिला है, ये हमें किस स्थल से, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से हमें प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सभी लोगों को पता होगा, जो पकी मिट्टी का हल मिला है, कहाँ से मिला है दोस्तों? ये 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये बनावली से मिला है। कहाँ से? ये बनावली से मिला है। ये बनावली कहाँ पे है दोस्तों? ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है, ठीक है? हरियाणा राज्य में दोस्तों ये अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पे? तो ये घग्गर नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है? घग्गर नदी के तट पे। अगर आपको ऑप्शन में घग्गर नदी नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी या तो फिर रंगोई नदी, ठीक है? ये रंगोई नदी के तट पे दोस्तों ये अवस्थित है, कहाँ पे? बनावली, हरियाणा में, ठीक है? जहां से हमें पकी हुई मिट्टी का हल प्राप्त होता है, या उसको जो है हल का टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है? ये प्राप्त हुआ है खिलौने के रूप में, ठीक है? देखिए, धोलावीरा, और भी फटाफट चीजों को हम लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जो धौलावीरा है, ठीक है? जो धौलावीरा स्थल है दोस्तों, ये कहाँ पे है धौलावीरा? धौलावीरा जो है, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में ये स्थल अवस्थित है, और यहाँ से हमें किन चीजों का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से दोस्तों हमें बहुत सारी चीजों का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले चीज तो यहाँ से दोस्तों जल प्रबंधन का, किसका? जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। कहाँ से जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है? स्टेडियम का प्रमाण मिलता है। किसका? स्टेडियम का प्रमाण मिलता है।
इसके अलावा हम देखेंगे हमें धौलावीरा से क्या होता है दोस्तों, अग्निवेदिका का प्रमाण मिलता है, ठीक है? किसका? अग्निवेदिका का प्रमाण हमें है। इसके अलावा हम इनको हमको यहाँ पे 10 अक्षरों वाला शिलालेख, ध्यान रखिएगा 10 अक्षरों वाला दोस्तों शिलालेख हमें कहाँ से मिलता है? 10 अक्षरों वाला ये जो शिलालेख है, इसकी भी जानकारी हमें जो है वो धौलावीरा से होती है, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है? कालीबंगन, कालीबंगन के बारे में पता होगा, कालीबंगन कहाँ पे है? फटाफट कालीबंगन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो कालीबंगन है, ठीक है? कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन जो है दोस्तों ये राजस्थान में है, ठीक है? कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है? इसकी खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने। किसने दोस्तों? अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था कालीबंगन का, ठीक है? कालीबंगन का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है? यहाँ से दोस्तों हमें क्या प्रमाण प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हमें पकी पकी ईंटों की नालियाँ, पकी ईंटों की नालियाँ, पकी ईंटों की नालियों का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। और इनके जो घर थे दोस्तों, इनके जो घर थे, वो कच्ची मिट्टी के बने थे, ठीक है? वो कच्ची ईंटों से बने थे, लेकिन इनकी जो नालियाँ थी, वो पकी ईंटों से बनी हुई थी। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। और ये किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो ये भी दोस्तों घग्गर नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है? ये महत्वपूर्ण जानकारी जो थी, वो कालीबंगा के संबंधित थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लोथल। लोथल, लोथल कहाँ पे है दोस्तों? ये भी जो है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है? और में ये गोदीवाड़ा था। क्या था? ये गोदीवाड़ा था, जहाँ से क्या होता था? हमें यहाँ से व्यापार का प्रमाण मिला है, ठीक है? व्यापार का हमें साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमको दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमको जौ हो गया, चावल हो गया, इसका भी प्रमाण मिलता है। कहाँ से? लोथल से, ठीक है दोस्तों? और यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, जो कि उनका व्यापार होता था, बंदरगाह था ये, ठीक है? तो और कौन-सी नदी के तट पे था लोथल? तो ये भोगवा नदी के तट पे था, ठीक है? कौन-सी नदी के तट पे था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये भोगवा नदी के तट पे था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। एक जुता हुआ खेत खोजा गया है। जुता हुआ खोज कहाँ पे खोजा गया है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो हमने देखा ये जुते हुए खेत का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका साक्ष्य हमें कालीबंगन से देखने को मिलता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है? कहाँ से? कालीबंगन से, जिसको हमने देखा ये कहाँ पे है? तभी हमने फटाफट इसको देखा कि ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज किया था, ठीक है? कौन सी नदी के तट पे है दोस्तों? तो ये घग्गर नदी के तट पे ये स्थल अवस्थित है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जहाँ से हमको जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है? इसके अलावा हमको दोस्तों यहाँ पे अग्निवेदिका का प्रमाण प्राप्त होता है। किसका? अग्निवेदिका। अग्निवेदिका का हमें प्रमाण प्राप्त होता है, कहाँ से? कालीबंगन से। हड़प्पा, हड़प्पा को फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है? पंजाब प्रांत में है और मांटगोमरी जिले में है दोस्तों, ठीक है? ये मांटगोमरी जिले में है, मांटगोमरी जिले में ये अवस्थित है दोस्तों। कौन-सी नदी के तट पे? तो ध्यान रखिएगा ये रावी नदी के तट पे ये स्थल जो है वो अवस्थित है, ठीक है? इसकी खोज किसने किया था? तो 19 से 21 में इसका दयाराम साहनी ने, किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो R37 जो इनका कब्रिस्तान था, इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमको एक माउंट एबू, ठीक है? माउंट एबी ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कहाँ से? ये हड़प्पा से। लोथल कहाँ है? फटाफट अभी हमने इसको देखा, लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, ठीक है? भगवा नदी के तट पे है। कहाँ पे? भगवा नदी के तट पे है। और यहाँ से हमें क्या जानकारी मिली है? फटाफट हमने देखा इनका गोंदीवाड़ा है, या जहाँ से इनका व्यापार होता था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों लोथल से हमें क्या है? लोथल से हमें ध्यान रखिएगा, लोथल से दोस्तों हमको युगल समाधि भी मिला है, ठीक है? ये पीछे हमने अभी नहीं बताया, ये यहाँ से हमको युगल समाधि का प्रमाण प्राप्त होता है, कहाँ से? लोथल से, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चंस आज हमने इसको देखे। बाकी के जो भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम कल देखेंगे। और दोस्तों इससे जो भी ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ये सारी चीज़ें जो भी मटेरियल है वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दे दी जाएँगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इससे हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।